और भी कुछ स्टेटमेंट दी है, हम पढ़ के बता दे रहे हैं आप लोगों को कि ये जो है इंडियन गवर्नमेंट WTO रूल नहीं फॉलो कर रही है, और चाइनीज कंपनी के जो लेजिटिमेट राइट्स है उनके अगेंस्ट में वो काम कर रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अच्छा, आप लोगों से क्वेश्चन पूछेंगे। आप लोगों को तो पता ही है कि इंडिया, बात हुआ है ना, हमारा बात हुआ है, ये तो बात हो ही गया है हमारा ट्रबल्ड वाटर। अरे ये तो हम बता चुके हैं, हम ज़्यादा कॉपी कर लिए। वेट वेट, हम थोड़ा ऐसा बात हो चुका है। ओवर जिलस थ्रेट, टैक्सिंग क्लंकर्स, clunkers about it. ये हो गया था। अच्छा चलिए, अब मेरा क्वेश्चन का आंसर कीजिए। मेरा क्वेश्चन ये है कि इंडिया में जो पहले वोटिंग होता था उसको बोलते थे बैलेट बॉक्स। बैलेट बॉक्स, बैलेट बॉक्स का सिस्टम पता नहीं आप लोग को पता है कि नहीं है। अच्छा कोई बताइए हमको, चलिए हाथ उठाइए, क्या होता था इसमें? हाँ बोलिए निमेश। एक पर्ची आता था, हम्म मतलब आता था नहीं, दिया जाता था, उसमें साइन करके उसको बैलेट बॉक्स में डालना रहता था। उस पर्ची में क्या होता था? उसमें डिटेल्स रहता था, क्या? जो वोटर लिस्ट में जिसका नाम आता है उस बंदे का डिटेल्स रहता है, और उसको वो पर्टिकुलर पर्ची दिया जाता है। वोटर लिस्ट में जिसका नाम आता है? हाँ शायद सर, ठीक से हमको याद नहीं, हम कभी उस टाइप का वोटिंग नहीं किया है। अच्छा नहीं, और आपका टर्म गलत है और कुछ प्रॉब्लम नहीं है। बोलिए सासत, बोलिए। कैंडिडेट का नाम रहता होगा। कैंडिडेट का नाम और प्लस उसका सिंबल। तो अगर ये, चलिए इस तरह का कुछ है, मेरा ड्राइंग बहुत खराब है या फिर एक कमल का फूल है, जो भी ये जो है ये इस तरह से होता है। होता क्या था ना कि इसमें स्टंपिंग करते थे, जैसे यहाँ पे स्टंप लगा दिया, इस तरह का स्टंप होता था। और क्या होता था ना कि मुड़ना भी सिखाया जाता था। आपको बता रहे कुछ कुछ बात, ये मुड़ेगा तो ऐसे ही मुड़ेगा, ये यहां से होगा, ये जो होना चाहिए यहाँ पे सट जाना चाहिए इसका नाम पे, ऐसे फोल्ड होगा। और फोल्ड बता दे रहे, बैलेट बॉक्स देने जब कोई देता था तो वो बैलेट बॉक्स को देने वाला जो ऑफिसर होता था वो खुद मुड़ के और देता था। पहले उसको खोल देना पड़ता था, जो आदमी है जो वोटर है वो खोलेगा, स्टंप करेगा, वो ऐसे ही मोड़ करके डालेगा। अगर वो गलत तरीका से मोड़ दिया तो वोट रिजेक्ट। हमको ये जानना है बैलेट बॉक्स में क्या प्रॉब्लम्स थे। हाँ जी, चलिए थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव बात करते हैं, क्या प्रॉब्लम थे। अनिमेश बोलिए। एक तो सर सही तरह से अगर मुड़ेगा नहीं तो रिजेक्शन का दिक्कत है, और वोट अच्छा काउंटिंग में एक मिनट रुकिए, पहले रिजेक्शन का दिक्कत के बारे में बता दे। केवल सही तरह से मुड़ना नहीं, कई बार क्या है ना, स्टंपिंग अगर बीच में हो जाए तो, स्टंपिंग अगर यहाँ हो जाए तो, गलती से केयरलेसनेस से कोई स्टंपिंग यहाँ कर दे तो बात यह है कि हाई रिजेक्शन बहुत हाई था, ये एक प्रॉब्लम था। हाँ आगे 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 कौन बोल रहा है? आप ही बोल रहे थे, आप एक बात हम सुन ही लिए थे, डिले इन काउंटिंग। और हम कुछ? सर इनएक्यूरेसी बोल रहे थे क्या इनएक्यूरेसी? काउंटिंग में।
डिले और इनएक्यूरेसी तो थोड़ा सा मुश्किल है, थोड़ा मुश्किल है इनएक्यूरेसी, क्योंकि जो एजेंट रहते हैं ना काफी रहते हैं वहां पर। साथ साथ बोलिए। सिक्योरिटी प्रॉब्लम होगा। कैसा प्रॉब्लम सिक्योरिटी का? जैसे मतलब वो सब होता है ना, बंदूक बंदूक से जैसे लूटता है, उसके बाद अपना से साइन स्टाम्प करके रख देता है, ये उस टाइप में कुछ इसको बोलते फिल्म हैं, वाला। इसको बोलते हैं बूथ कैप्चरिंग, ये सब टर्म है। हाँ आकांक्षा क्या बोल रही हो? सर जो पढ़े लिखे नहीं रहेंगे उसको कंफ्यूजन हो जाएगा, तो जैसे चिन्ह को लेके फिर नाम। नहीं, उसी के लिए तो सिंबल इंडिया में होता है कि लोग कम पढ़े लिखे हैं, वो नहीं समझ पाएंगे नाम को। हाँ और कुछ दिमाग में आ रहा है? हाँ निमेश बोलिए। लॉजिस्टिकल इश्यूज सर, क्या लॉजिस्टिकल इशू? जैसे बैलेट बॉक्स ले जाना है, भारी हो जाएगा धीरे धीरे करके वो। थोड़ा बहुत है, ईवीएम को भी तो ले जाना पड़ता है। हाँ हम रिजेक्ट भी नहीं कर रहे और उसको अभी पॉइंट में डाल भी नहीं रहे। ये सारे प्रॉब्लम्स तो देखकर रिजेक्शन हाई, डिले इन काउंटिंग, बूथ कैप्चरिंग, ये सब थे। लॉजिस्टिकल इशू में हम लिख रहे हैं बल्कीनेस जो है, हाँ वो है, तो ये ठीक है, अब लिख ही दे रहे, ठीक ही है। लॉजिस्टिकल बल्कि ले जाना पड़ता है, बट उसमें बैलेट बॉक्स में एक बॉक्स में ज्यादा नहीं आएंगे, चलिए मानते हैं इसको, लॉजिस्टिकल इशू भी है। तो मैं सर इसमें मैन पावर भी बहुत चाहिए होगा, पहले फोल्ड करके आदमी को देगा, फिर वो सब मतलब बहुत ज्यादा उसमें स्टाफ का जरूरत पड़ेगा इसमें। ठीक है, चलिए ये भी बात लिख ही सकते हैं। चलिए एक और पॉइंट होता है, ये होता है ना रिगिंग। थोड़ा बताया आप लोगों को, ऐसे समझ पाएंगे आप लोग। हम कुछ कुछ तो देखे हैं तो एक्सपीरियंस शेयर कर देते हैं। आपको बता रहे, हम जब अपना पहला वोट दिए थे तो हम 18 साल के नहीं थे, तो कैसे दिए थे? हाँ अनिमेश बोलिए। सर बूथ कैप्चरिंग तो रिगिंग में ही आएगा ना? नहीं, बूथ कैप्चरिंग अलग है, बता रहे। कैसे दिए थे? हालांकि बहुत बड़े इलीगल काम नहीं किए थे, बट स्टिल इट वाज इलीगल। इलीगल इस सेंस में था, ऐसे भी कर सकते थे कि मेरा भाई गांव गया हुआ था, उसका था वोटर लिस्ट में, मेरा नहीं था, तो हम उसको बंद करके दे दिए। तो एनीवे, तो बात यह है कि कैसे होता था काम। काम ये होता था, अभी वैसे होता है बहुत हद तक। हम लोग जाते थे अंदर, अंदर जाने के बाद वो भी बताएंगे आगे कहानी की और क्या हुआ था। वो अंदर जाते थे, अंदर जाने के बाद नाम बोलते थे। नाम बोलने के बाद जो वहां पर एजेंट होते थे, लोकल एजेंट होते थे हर पार्टी के, वो अपने में टिक करते थे। और चूंकि लोकल लोग तो पहचानते हैं, तो उसमें ऑब्जेक्शन का चांसेस रहता था कि नहीं मेरा ऑब्जेक्शन है, ये वो आदमी नहीं है, तो ऑब्जेक्शन होने पर फिर वो उसको सॉल्व किया जाता था। एनीवे, तो ये जो है हम लोग जाते थे, वो टिक कर लेता था, तो वो अपने सीट में टिक कर लेता था कि इसका वोट हो गया। तो मान लीजिए कि कोई वही नाम लेकर के बाद में आया तो बोला जाएगा तेरा तो वोट गिर चुका है। अगर बाई चांस उसका वोट गिर चुका है, गलत गिर चुका है, तो वो ओरिजिनल जो वोटर है वो नहीं दे पाएगा। दिस इज रिगिंग। ठीक, ओरिजिनल वोटर जो होगा वोट नहीं दे पाएगा। एक पॉइंट यहाँ पे आता है कि वोटर, क्योंकि उस समय में वोटर आईडी कार्ड, जिस जमाना का बात कर रहे हैं उसमें वोटर आईडी कार्ड नहीं होता था, उसमें लोग ऐसे ही पहुंचते थे कि हम वो हैं। तो अगर हाँ, तो ये जो है इस जमाने में जब ये होता था आपका बैलेट बॉक्स वाला, तो बैलेट बॉक्स में क्या होता था कि शाम को अगर 4 बजे तक वोटिंग है तो 3 बजे तक तो ठीक ही चलता था सब कुछ। लेकिन इसके बाद सोचिए, वोटिंग तो इंडिया में 50% तक होता है, ऐसे ही होता है। इसके बाद क्या होता था, बैलेट बच जाते थे। अब बैलेट बच गए तो अब छपाई शुरू होता था। छपाई, छपाई का मतलब ये है कि जो पार्टियां हैं ना, हम वो समझा दे रहे हैं, पार्टियां हैं, ये चारों पार्टी अगर हैं तो चारों पार्टी को बैलेट दे दिया जाता था। या अगर कोई स्ट्रांग है, अब यहाँ पे आता है प्रॉब्लम, ये वाला जो है स्ट्रांग कैंडिडेट है, यहाँ लोकल एरिया में यहाँ पर कोई इसका कंपैरिजन नहीं कर सकता। तो ये क्या करेगा, यहाँ से बोलेगा 30% हमको दो, तो 30% जो होगा इसके पास चल जाएगा, 2-4% इन लोगों के पास जब आएगा, 30% छापना शुरू करेगा, टक 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 टक, चला गया।
तो ये जो होगा ये होता था, ये रिगिंग है। वोटिंग हुआ नहीं था, वोटिंग तो 50% लोग देने आए थे जो बच गए थे। बचना कैसे पता चला? बचना पता चला क्योंकि लिस्ट में सबको पता है कि ये आदमी का वोट हो चुका है। तो क्या अब रिगिंग पॉसिबल है? पॉसिबल है, बट बहुत डिफिकल्ट है। क्यों? क्योंकि अगर जो हमारा ये है, हमारा जो ऑफिसर वहां पे बैठा हुआ होता है, वो अगर उसको प्रेशर दे भी दे कि तुम वोट करवाओ, इलेक्ट्रॉनिक मशीन को खोलो और तुम मतलब खोलो, मतलब कि आपको पता है ना कि वो वहां से ऑन करता है बटन, तो वहां पे जाके बटन दबाते हैं। तो अगर उसको बोला भी जो तुम बार बार इसको ऑन करो, तो 1 मिनट में कितना वोट होता है आपको याद होगा ना आप लोगों को? 1 मिनट में ईवीएम मशीन जो है उसका लिमिटेड नंबर ऑफ वोट्स ही लेती है, लिमिटेड नंबर ऑफ वोट्स। हमको लगता है 4 या 5 वोट होगा। तो इसका मतलब है कि रिगिंग जो होगा ये बहुत लार्ज स्केल में ईवीएम में खत्म हो चुका है, और बल्कि बोला जाता अब नहीं हो रहा है। तो एक जमाना था जबकि रिगिंग होता था, और ये इसका कनेक्शन जो है बैलेट बॉक्स से है। बूथ कैप्चरिंग क्या है? बूथ कैप्चरिंग जो था, बिहार इसमें बड़ा फेमस था। अच्छा, अपने रिगिंग का कहानी खत्म ही कर देते हैं ना, और ये आएगा वापस। अच्छा, चलिए आते हैं बूथ कैप्चरिंग। बूथ कैप्चरिंग जो है, बूथ कैप्चरिंग में ठीक इलेक्शन से पहले उसमें दूरदर्शन अगर चलता था तो उसमें रिपोर्ट आने लगता था कि बहुत जगह से जो लोग हैं वो हथियार वगैरह रेडी करना शुरू कर दिए हैं। तो कैसे वो कैप्चरिंग होगा? कैप्चरिंग ये होगा कि ये बूथ है, ये बूथ थोड़ा रिमोट बूथ है, यहाँ से रोड आता है, सुबह सुबह 7 बजे क्या होगा, हथियार बंद लोग इसको घेर लेंगे। जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है उसको बैठा देंगे साइड में और बोलेंगे बैलेट लाओ, और छपाई 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 और घुसा दी। तो ये जो है ये था बूथ कैप्चरिंग। तो बोला जाता था मनी एंड मसल पावर मैटर्स, अभी भी मैटर करता है, बट इसमें वो ज्यादा मैटर करता था। बूथ कैप्चरिंग भी अब बंद है, बता ही दिए, क्योंकि ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है, उसको बार बार दबाना। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये पूरा का पूरा 50% क्यों नहीं मांग लेता था? इसलिए नहीं मांग लेता था क्योंकि 100% अगर कहीं पर वोट हो जाता है तो उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है उस जगह का वोटिंग को। तो हाँ, बोलिए अनिमेश। सर अगर नोटा पे 50% से ज्यादा वोट हो गया तब क्या होगा सर? क्या चीज? नोटा ऑप्शन रहता है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता है, कुछ फर्क नहीं तो पड़ता। कैंसिल नहीं होगा इलेक्शन? हाँ, नोटा अच्छा। नोटा कितना भी हो जाए, जो जीत गया वो जीत गया। नोटा बेकार है, नोटा को मतलब बिल्कुल बेकार कर दिया गया है। भाई ये दबाना भी बेकार है, वो जो लोग करते हैं ना कैंपेनिंग के, नोटा दबाओ, बेकार है। कोई मतलब नहीं है उसका नोटा का। ये नोटा होना और नहीं होना एक ही बात है। अच्छा, अच्छा क्लास में और बताएंगे। अच्छा, बूथ कैप्चरिंग का बात कर लिया, और क्या बात कर लिया? रिगिंग का बात कर लिया। यहाँ पे रिगिंग का बात करते हैं, जब हम पहला अपना वोट दिए थे वो कहानी ही बता दे, आप लोगों को पता चल जाएगा। अब सोचिए कि एक ऐसा मतलब देखा जाए कि कैसे यंग बच्चों को कैसे खराब किया जाता है या कैसे मिसयूज किया जाता है। अब बात यह है कि एक ऐसा लड़का जिसका भी दाढ़ी मूछ भी नहीं निकला है, वोट दे करके आ गया है, हाथ में लगा हुआ है। तो कैंडिडेट्स जो थे ना, कुछ कैंडिडेट वहां पे आए थे, और कैंडिडेट के जो लोग थे, जो बड़े बड़े लोग थे, मतलब कहने का मतलब जो इन्फ्लुएंस कर सकते थे, ताकत एरिया के जो बॉस लोग थे, वो लोग बोले आओ इधर इधर, ये पपीता का दूध लो और इसको घसो इस पे, उंगली पे, और ये उंगली पे घसो और ये मिट जाएगा। और मिट जाके, अब ये वाला नाम का वोटिंग अभी तक नहीं हुआ है, क्योंकि अंदर से बाहर भी इंफॉर्मेशन निकलता था कि यहाँ जैसे जो क्या नाम सब भूल रहे हैं, जो बूथ पोलिंग एजेंट जो होते हैं, पोलिंग एजेंट, वो टिक वाला जो है वो लिस्ट, उसमें से कुछ कुछ भेजते थे लिख करके कि आदमी वोट नहीं दिया है, इस एज का है, सोचिए कि मेरा 17 ईयर्स है तो 20 ईयर्स तक का वो भेजेगा, या अगर किसी खास को टारगेट करना है तो वो जाओ और ये वाला स्लिप लो और जाकर के वोट दे के आ जाओ। खैर हम लीगल काम नहीं किए, लेकिन ये बात जो वहां पे हो रहा था, पीपल का सॉरी पपीता का दूध से वो घस घस के उसको मिटा रहे थे, और मिटा करके लोग जा रहे थे। तो ये सारे के सारे कांड कभी किसी जमाने में हुआ करते थे। एक बड़ा नाम है टीएन सेशन के आने के बाद ये काम रुक गया है। मतलब वो मतलब एक बड़ा नाम है टीएन सेशन। बात होगा हम लोगों का, आगे बढ़े हम लोग।
तो ये हो गया हमारा, रिगिंग हो गया, बूथ कैप्चरिंग बता दिया, और बाकी बातें तो बहुत क्लियर है। डिले बहुत होता था, 3-3 दिन लग जाते थे काउंटिंग में, मतलब जाने के बाद वहाँ पे उस समय काउंटिंग में अगर जैसे मेरा भाई एक्टिव था पॉलिटिक्स में, तो कोऑपरेटिव कॉलेज में वो 2-3 दिन तक आया ही नहीं, दिन रात वहीं पे है। तो ये सब मतलब प्रॉब्लम्स थे। अब तो 2-3 घंटा में आ जाता है। खैर, सर लेकिन बूथ कैप्चरिंग का केस अभी तक होता है, मतलब बूथ कैप्चरिंग अब शाश्वत उतना इफेक्टिव नहीं है। होता भी हो अगर तो इफेक्टिव नहीं है, क्योंकि जब आप बैलेट था ना, तो मरते गए हटाते गए, मारते गए। अभी क्या है, चूंकि वो लिमिट कर दिया ना टाइम का, कि ईवीएम जो चलेगा ही नहीं उतना से ज्यादा। हमको सर मेरे कहने का मतलब वो नहीं, जैसे हो केस उस टाइप का नहीं, जैसे मतलब हम गांव में थे ना इस बार, तो मतलब हम लोग जैसे लड़का लोगों के ऊपर ना बूथ कैप्चरिंग का केस डाल के बोलता था पुलिस स्टेशन में सप्ताह में डेली आकर के 1 महीना पहले तक उसमें लिखो कि हम कुछ नहीं कर रहे। हाँ तो कैप्चरिंग मतलब देखिए, अगर हम कैप्चरिंग, अगर मॉडर्न टाइम में अभी हम बात करें, तो अभी कैप्चरिंग का मतलब क्या हो गया कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर गया और उसको आप बोले कि यहां से तुम ईवीएम को ऑन करते रहना 1 मिनट में। अगर अब हमको ध्यान तो है नहीं, अब वो वाला डिटेल भूल चुके हैं, शायद 7 बार होगा, तो 1 मिनट में तुम 7 बार इसको दबाना। तो 1 मिनट में 7 वोट जो होगा, वो वोट तक ईवीएम को कैप्चर हो सकता है। मतलब हर आदमी का मना करते कोई नहीं घुसेगा अंदर में, यहाँ पर सर दबा। लेकिन ये कैसा कैसा कल्चर है, पता नहीं चला मेरे को कि अपर कास्ट वाला जितना था सबका मतलब पुलिस केस, एक केस नहीं मतलब एक तो नाम तरह का लिस्ट बना के ले गया था कि ये कैप मतलब बोला जा रहा था बूथ कैप्चरिंग में ये लोगों का नाम दिया गया है। मतलब हाँ, उसमें पहले जो 60 साल का पार कर गया उसका नहीं दिलाया, लेकिन बाकी जितना मतलब मेरा घर तरफ का आदमी था सबका नाम डाल के ले गया। सही बोल रहे हैं, हम बता रहे हैं। एक्चुअली ये कहानी हम भी सुन, हम इसको डिट्टो कर रहे हैं, हम बता रहे हैं, अपना अपना आंख का देखा हुआ कहानी सुना दे रहे हैं आप लोगों को, कि इंडिया का डेमोक्रेसी जो है वो कुछ मामले में बहुत ही बेकार टाइप का डेमोक्रेसी है। हम फिर इस कहानी को आगे बढ़ा रहे हैं, समझ लीजिएगा। यही मतलब जब जो भी हम अभी बात कर रहे थे वोटिंग का, इसके बाद हम एक बार कभी गाँव गए। बड़ा अजीब है, मतलब अच्छा बात नहीं है जो होता है, वो हम बता रहे हो क्या था। लालू प्रसाद यादव का कहानी सुना रहे आप लोगों को। हमारा गांव समझ लीजिए यहाँ पर है, कैसे लोग जीतते थे, जीतने का तरीका क्या, जिसको बोलते हैं बूथ मैनेजमेंट, आप समझ ही लीजिए। यहां से हम निकलते थे और यहाँ पे ये वो पोलिंग बूथ था, कोई स्कूल था वहां पे, डिस्टेंस 2 किलोमीटर्स। यहां से यहाँ पर एक पोलिंग बूथ था, डिस्टेंस 2 किलोमीटर्स। ये जो एरिया था वो हिंदू डोमिनेटेड एरिया था इधर का। ये जो एरिया था ये मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया था। स्टेट गवर्नमेंट जो है वो रिस्पॉन्सिबल होती थी उस समय में सिक्योरिटी के लिए। लालू प्रसाद यादव इतना तेज दिमाग का आदमी, मतलब कैसे आदमी 20 साल शासन चला लिया। यहां पर हम, ये मेरे आंख का देखा हुआ बात है, यहां पर सिक्योरिटी के नाम पर 2 डंडा वाला पुलिस हम देखे। यहां पर 2 डंडा वाला पुलिस। ये हिंदू डोमिनेटेड, पर्टिकुलरली फॉरवर्ड कास्ट डोमिनेटेड एरिया था, फॉरवर्ड कास्ट। यहाँ पर सशस्त्र बल लगाया हुआ था, पूरा आर्म्ड पुलिस फोर्स यहाँ पे घेरा हुआ है। क्यों, अब हम बता रहे हैं, आंखों देखा हाल बता रहे हैं। यहाँ से हम गए वोट देने के लिए। यहाँ पर देखे कि ये बूथ जो है एक्चुअली इनडायरेक्टली कैप्चर्ड है। 2 पुलिस वाला है। कौन कैप्चर किया है, यहाँ के जो मुस्लिम्स हैं ये कैप्चर किए हुए हैं। इसी में एक थोड़ा सा ह्यूमरस बात भी बता दे रहे हैं, यहाँ पर एक भी लेडी नहीं थी, सिंगल, लेकिन लेडी का नाम लिया जा रहा था। ठीक, मिर्ची देवी, हाँ हम हैं, वो कोई आदमी होगा तो अच्छा। तो ये जो है इस तरह से करके थोड़ा बहुत वोटिंग भी चल रहा था। वो आगे बता रहे हैं कोई मतलब फीमेल का रिप्रेजेंटेटिव मेल ही आएगा, फीमेल नहीं थी वहां पर। एक बात, दूसरी बात कि यहां पर क्या हुआ कि यहां से गया हुआ एक आदमी आकर के, देखिए मतलब सीक्रेट बैलेट है, लेकिन यहां पर वो जो लड़के थे यहाँ के, जो मतलब चूंकि उनके एरिया में था,
तो ये क्या कर रहे थे, ये बोल रहे थे वोट जो होगा वो हम लोग आंख का सामने होगा कौन किसको दे रहा है। हमारा जो गांव है ब्राह्मण डोमिनेटेड गांव है, तो यहां से कोई गया और यहां पर उस समय बीजेपी का बहुत ज्यादा सीट वोट नहीं आता था, लेकिन वो बीजेपी को वोट मारा। यहां से कोई गया, वो जाके बीजेपी को वोट मारा। अब इसके बाद जो था वहां मारपीट शुरू हो गया कि या तो यहां पर आरजेडी को वोट देना है या कांग्रेस को वोट देना है, बीजेपी को तुम वोट दिया कैसे। यहां पर मारपीट शुरू हो गया। यहां से हम लोग भाग करके आ गए वापस। यहां पर आने के बाद पूरा गांव में मीटिंग हुआ, फिर लोग टीम बना करके फिर गए दोबारा कि अब मारपीट करने के लिए। मतलब आप सोचिए क्यों मारपीट हुआ, क्योंकि यहाँ पर बूथ पर एक्चुअली फ्रीडम नहीं है वोट करने का। और यहाँ पर जाकर के बाद में यही समझौता हुआ, फाइनली ये समझौता हुआ कि ठीक है या तो कांग्रेस को होगा या आरजेडी को होगा और किसी को वोट नहीं होगा। और ये इस तरह से यहाँ पर चला। लेकिन आप देख लिए कि ये कैप्चर्ड था। क्यों कैप्चर्ड हो पाया, क्योंकि लालू यादव का बूथ मैनेजमेंट बहुत अच्छा था। बूथ मैनेजमेंट कैसे अच्छा था, बूथ मैनेजमेंट अच्छा था कि एक एक बूथ के बारे में पता कर लिया था, कहाँ मुस्लिम ज्यादा है कहाँ यादव ज्यादा है, दो चीज पता कर लिया था। उस एरिया में सिक्योरिटी जीरो कर दो, और जहां जहां पे फॉरवर्ड कास्ट पार्टिकुलरली ज्यादा है वहां वहां पे फोर्स भर दो। और ये इस तरीका से भी जीता गया इलेक्शन। तो ये सारी की सारी बातें होती थी एक टाइम में। अभी ये आने के बाद, ईवीएम आने के बाद, हम ईवीएम से भी ज्यादा इसको क्रेडिट देंगे टीएन सेशन के आने के बाद। टीएन सेशन के आने के बाद ये सब रुक गया, और जो इस तरह के लोग जिस तरह से इलेक्शन लड़ते थे उनका हार का सिलसिला भी यहाँ से शुरू हुआ, क्योंकि वो सारा का सारा जो ये बूथ मैनेजमेंट था उसको पे पानी फेर दिया, और सिक्योरिटी इतना अच्छा रहने लगा कि वोटिंग जो हुआ वो फ्री एंड फेयर होने लगा। बाद में ईवीएम भी आया, ईवीएम भी काफी काम का चीज निकला। तो हाँ, ये जो आप बोल रहे हैं कि वहां पर वो नाम डाल दिया, तो अभी भी चल रहा है। बिहार तो मतलब खास करके बिहार और इधर में बंगाल, ये तो मतलब अफ्रीकन कंट्री ही जैसे है। एक तरह से देखा जाए तो अफ्रीकन कंट्री जैसे है वो। मतलब कास्ट वार, वहां पे ट्राइबल वार होते हैं, कलर का फर्क है और कुछ नहीं है। आप बंगाल में भी अगर जाएंगे तो बंगाल में भी जब कम्युनिस्ट लोगों का शासन था, तो कम्युनिस्ट लोगों का शासन में वोट मतलब दूसरा को देना खतरा से खाली नहीं था। अब ममता बनर्जी में भी आपको कई सारे रिपोर्ट मिलेंगे कि उस जगह पर आप मतलब तृणमूल छोड़ करके दूसरे को वोट डाल ही नहीं सकते। ये प्रॉब्लम्स हैं अभी भी। मतलब ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम बिल्कुल खत्म हो गया। खास करके हमारा ये बिहार और मतलब इधर के जितने सारे हैं, ईस्ट वेस्ट और नॉर्थ के। तो चलिए हम लोग आगे बात करते हैं। तो ये हो गया हमारा ईवीएम का बात कर रहे थे ना। ईवीएम में अभी जो हमारी इलेक्शन कमीशन है, इलेक्शन कमीशन एक रिमोट वोटिंग प्रोजेक्ट करके ये शुरू किया हुआ है, रिमोट वोटिंग प्रोजेक्ट। तो कुछ ऐसे एरिया में जहां पर कि ईवीएम पहुंचाना वगैरह मुश्किल होगा, वहां पर ये लोग कोशिश कर रहे हैं कि, या फिर जहां अगर पैंडेमिक वगैरह का मामला फिर से आ जाए। अच्छा, आप लोग ये पता ही है कि एक क्वेश्चन है मेरा कि ईवीएम जो है, दुनिया के बहुत सारे देश जो है इस तरह का मशीन का यूज करना शुरू किए और मशीन का यूज बंद कर दिया। हमारा जो ईवीएम था वो नहीं बंद हुआ, और ये सक्सेसफुल मॉडल है। ऐसा क्या है हमारे ईवीएम में जो ये बंद नहीं हो रहा है। दुनिया के कई सारे कंट्री वापस बैलेट में लौट गए, हम नहीं लौटे। और हमको कोई चैलेंज भी, बड़ा चैलेंज कोई अभी तक नहीं मिला। क्यों, हम क्यों टिक गए हैं ईवीएम में। इस बार स्वाति को बीपीएससी का इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा था। उससे बोला, क्वेश्चन जो पूछा गया था, ईवीएम तो बेकार है, ईवीएम में तो रिगिंग होता है। और अच्छा, आप लोगों को नहीं पता है। हाँ, नहीं, हाथ कोई उठाया था। अनिमेश बोलिए। वीवीपैट के चलते। ये एक्चुअली जब वीवीपैट नहीं था तो भी हमारा ईवीएम रोबस्ट था। वीवीएम का वीवीपैट आने के बाद तो मतलब फुल प्रूफ ही हो गया है। ईवीएम जो बाकी कंट्री जो ईवीएम आजमाए और हम जो ईवीएम आजमाए उसमें बहुत बड़ा फर्क है। ध्यान रखिएगा,
इट इज स्टैंड अलोन मशीन। ये सबसे बड़ा खूबी है जो हमारे ईवीएम को अलग कर देता है, स्टैंड अलोन मशीन। आप लोग क्या समझ पा रहे हैं मेरे बात से, स्टैंड अलोन मशीन? हाँ निमेश बोलिए। इसको कुछ एक्स्ट्रा चीज का जरूरत नहीं है, ये अकेले ही काफी है। अच्छा हाँ शाश्वत बोलिए। सही है, और किसी डिवाइस से कनेक्टेड नहीं है, मतलब अकेले, हाँ ये वही टर्मिनोलॉजी बात हुआ। हाँ टर्मिनोलॉजी, ये कनेक्शन बोलना पड़ेगा क्योंकि बाकी तो ना तो इंग्लिश है। तो ये जो है इट इज नॉट नेटवर्क्ड, नेटवर्क्ड नहीं है। बाकी जो कंट्री में ट्राई किया उसमें कहीं ना कहीं उसका नेटवर्किंग था, कहीं वाईफाई था, कहीं नेट था, कुछ ना कुछ था। इसमें कुछ कनेक्शन हो ही नहीं सकता, सीधा वैसे इसको कनेक्शन ले ही नहीं सकते। इसका सबसे बड़ा खूबी यही है कि इसका कनेक्शन नहीं ले सकते हैं, ये एक बात है। और दूसरा अभी जो धीरे धीरे करके इसका जो वर्जन्स आए हैं, उस वर्जन में अभी थर्ड वर्जन मेरे ख्याल से चल रहा है, वो जो है इट इज टेम्पर प्रूफ। टेम्पर प्रूफ का मतलब है कि अगर इसका सॉफ्टवेयर में हार्डवेयर में अगर छेड़छाड़, चिप में छेड़छाड़ किया जाएगा तो बता देगा कि मेरे में छेड़छाड़ हुआ है, वो ओपन कर देगा कि आई एम टेम्पर्ड। तो ये टेम्पर प्रूफ है, टेम्पर सॉरी टेम्पर, इट इज टेम्पर प्रूफ। ठीक, और जो रहा सा कसर रहा वो वीवीपीएटी ला करके वो भी खत्म कर दिया। तो ये मशीन पे डाउट करना ये ठीक नहीं है। हालांकि लोग करते हैं, अरविंद केजरीवाल एक बार बड़ा जबरदस्त डाउट किए थे, लेकिन अब वो भी ठंडे पड़ गए हैं। लेकिन ये अच्छा एक क्वेश्चन और पूछेंगे, हमारी जो इलेक्शन कमीशन थी ये चैलेंज की थी कि कोई है जो इसको दिखा देगा कि इट कैन बी टेम्पर्ड, तो चैलेंज में कोई नहीं आया। कुछ लोग आए देखने के लिए, बताइए कैसे कैसे होता है, लेकिन चैलेंज नहीं हो पाया। उस चैलेंज को क्या नाम दिया गया था? हैकाथन। ठीक, आप लोग एक मिनट थोड़ा वेट कीजिए। हाँ तो आगे बात करें। हैकाथन याद रखिएगा, ये हैकाथन था। तो आगे बात करते हैं हम लोग, अगला न्यूज। और भी एक प्रोजेक्ट ये है कि जो डिजी लॉकर में जो जिस तरह सर्टिफिकेट्स डाउनलोड होते हैं, उसी तरह से आधार कार्ड भी अब डिजी लॉकर में डाउनलोड होंगे। इस प्रोजेक्ट को ई इपिक बोल रहा है, ई इपिक। वोटर कार्ड ना सर? हाँ ई इपिक, वोटर कार्ड, हाँ वोटर कार्ड ही। और ई इपिक डिजी लॉकर में भी आएगा ये, इलेक्टर फोटो आइडेंटिटी कार्ड, इसको ई इपिक बोल रहे हैं। आगे बढ़ते हम लोग। हाँ जब हम वो बात बोल रहे थे तो हम आप लोगों को बोलना भी भूल गए कि वो जो लालू प्रसाद यादव का जो ये था नारा था, मतलब वो मतलब इक्वेशन, उसको बोलते थे माई। माई
माई मतलब मुस्लिम यादव, और एक था भूरा बाल साफ करो। हाँ भूरा बाल साफ करो। मतलब कितना कास्टिज्म है यहाँ पर, भूरा बाल साफ करो, भूरा बाल, भूरा बाल साफ करो। ठीक है, शाश्वती बताएगा ये भूरा बाल क्या था, लालू प्रसाद का भूरा बाल क्या था, भूरा बाल। भूमियार राजपूत ब्राह्मण लाला गायब करो। हाँ, तो ये सब भी हुआ है, हो ही रहा है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक आर्टिकल है, ये क्या हो रहा है, एक बार फिर से ट्राई करें शेयर करने का, बाय चांस कहीं ये लोग ठीक कर दिया हो। आया क्या? हाँ सर। वाह, शुक्र है कि आया, अब पढ़ाने में हमको सुविधा हो जाएगा। देखिए, आपको पता है ना कि आप लोगों को बताए थे एक का नाम, एक साइट का, उसका नाम है अल्ट न्यूज। अल्ट न्यूज में बहुत कुछ रहता है कि जो फेक न्यूज है उसको काउंटर किया जाता है। इंडिया में दंगे फसाद हो जाते हैं फेक न्यूज के ऊपर में, और कोई एक्शन नहीं होता। अगर वो हमारा जो रूलिंग रिजीम है, वो रूलिंग रिजीम के से मिलता जुलता है तो कुछ नहीं होता। जब कोरोना में तबलीगी जमात का नाम आया था तो बहुत सारे फेक न्यूज थे, और दिल्ली का दंगा का टाइम में भी बहुत बहुत कुछ हुआ। लेकिन अभी क्या हुआ कि बड़ा मतलब हालत अच्छे नहीं है। ये हुआ क्या कि शशि थरूर, कांग्रेस एमपी शशि थरूर और कुछ भी लोग, दिल्ली में क्या हुआ था 26 जनवरी के परेड में एक लड़का मारा गया, मर गया। तो उस समय दो रिपोर्टें आई। एक रिपोर्ट आया कि पुलिस का रिपोर्ट कि ट्रैक्टर पलटी हो गया, पुलिस रिपोर्ट था। और एक दूसरा रिपोर्ट आया कि पुलिस नहीं, रिपोर्ट नहीं आया, लड़का का दादा आरोप लगाया कि पुलिस गोली मारती है। तो शशि थरूर और कुछ लोग ये वाला बात ट्वीट कर दिया कि पुलिस की गोली से एक लड़का मारा गया। ये ऐसा नहीं है कि ये न्यूज नहीं था, ये न्यूज का एक वर्जन था, एक पुलिस का वर्जन था कि ट्रैक्टर पलट दिया। तो इन लोगों के ऊपर में दंगा फैलाने, देशद्रोह करने और सबका चार्ज लगा दिया गया। सेडिशन, कॉन्स्पिरेसी, प्रमोशन ऑफ एनमिटी बिटवीन डिफरेंट सेक्शन, ब्रीच ऑफ हार्मोनी बिटवीन ग्रुप। तो ये सारा का सारा चार्ज लाद दिया है, और 2-3 जगह में जहां जहां बीजेपी की सरकार है वहां पर केस कर दिया गया है। तो ये तो शशि थरूर का केस है। उसके बाद जो इसमें नहीं लिखा, अगला बार आएगा, ये जो मंजीत पुनिया है, ये मंजीत पुनिया वाला कहानी भी ऐसे ही हुआ। मंजीत पुनिया जो है वो दिखा दिया कि एक सिख लड़का को पगड़ी खोल करके और पुलिस पिटाई कर रही, और जो लोग सिखों के साथ, किसानों के साथ मारपीट करने के लिए आए हुए हैं, पुलिस उल्टा तरफ मुंह करके देख रही है। तो ये सारी की सारी बातें वो दिखाया, तो उसको भी पकड़ के ले गए, यही सब चार्ज लगाए। तो इसमें लिखा हुआ है सर्च ऑफ मेलाइस, मतलब कि जहां पे मतलब ये बोल रहा है कि 26 जनवरी, राइटर ऐसा बोल रहा है कि 26 जनवरी को तो दंगा फसाद जो था, मतलब जो हुआ वो तो पहले ही शुरू हो गया था, ट्वीट तो बाद में आया। तो ये बोलना इन लोग का ट्वीट से शुरू हुआ, ये ठीक नहीं है। और ये जो है दिस इज विच हंट, पढ़िएगा, ये समझ में आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है कि जो नहीं समझ में आएगा। ममता, ममता कनेक्टेड नहीं है। अच्छा ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। ऐसा करते हैं, ये आर्टिकल हम ममता पढ़ाएगी आप लोगों को, हम आगे बढ़े जा रहे हैं। एक बात जो है और यहाँ पे
हम बार बार आप लोगों को देखिए, यूपीएससी का हम लोग तैयारी कर ही रहे हैं, अपने आप में हमारा एक टारगेट। हाँ सुजाता क्या बोल रही है? सर आप नहीं दिख रहे। अच्छा, ओ कहीं ऐसा ना हो कि उसको ऑन करे तो ये चल जाए। अब हम भी दिख रहे, ये भी दिख रहा है। हाँ सर अब हो रही है। हाँ तब ठीक है। ये लगता है इसमें कुछ बग आ गया है, या फिर मेरा कंप्यूटर रिस्टार्ट का जरूरत है। खैर अभी नहीं करेंगे सब। हम लोग बातें कर रहे थे कि हम लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, एग्जाम निकालना हमारा टारगेट है, यस। बट यूपीएससी एक ऐसा चीज है जिसमें कि आपका सोचने का तरीका बदल जाना चाहिए, तभी एग्जाम भी निकलेगा। और ये इसका एक मतलब एक दूसरा सेकेंडरी एडवांटेज भी है कि आप वो भी सोचे जो लोग नहीं सोच पाते हैं। देखिए ये बात जो हम लोग अक्सर बोलते हैं कि हर पुरुष की सफलता के पीछे एक नारी का हाथ होता है, अक्सर बोल देते हैं। ये जो स्टेटमेंट है, दिस इज वेरी डिस्क्रिमिनेटिंग टाइप का है ये, और ये सोशल बायस और प्रेजुडिस को दिखाता है कि सक्सेसफुल लड़के ही होंगे, द गर्ल्स विल बी इन सपोर्टिंग रोल। वो मेन कभी एजेंसी मतलब वो मेन काम नहीं कर सकती। लड़के आगे के चलेंगे और लड़कियां साथ दे देंगी, साथ। ये हमारे जजेज भी जो हैं ये सब बाहर नहीं निकल पाए हैं। ये जो किसान आंदोलन वाला जो हुआ, इसमें हमारे सीजेआई बोले कि आंदोलन में महिलाएं और बूढ़े क्या कर जाए अपने घर। मतलब कहने का मतलब ये है कि ये तो मेल का काम है कि ये सब आंदोलन करेंगे, तुम लोगों का क्या काम है, जाओ घर जाओ, सब तुम लोग, यहाँ पे कष्ट हो रहा है। तो इससे क्या होता है कि एक मतलब इस तरह की बातों से फीमेल के मन में पहले ही बैठ जाता है एक तरह से बचपन से कि हमारा जो है काम मेन नहीं है। तो काश हमारे जज ममता बनर्जी को बोले, तुम क्या कर रही है, तुम जाओ देखो कोई और ये काम कर लेगा। इंदिरा गांधी को भी बोल ही देना चाहिए था, तुम क्या कर रही है, कोई देखो लीड कर लेगा कोई, तुम सहायता कर देना। तो खैर मेरा पॉइंट ये है कि एक वर्ड होता है एजेंसी। एजेंसी का मतलब होता है कि अपने मन से। तो अपने मन से क्या लड़कियां काम कर सकती कि नहीं कर सकती, अपना डिसीजन से। ये भी तो हो सकता है कि अपना डिसीजन से हो सकता है, हम जस्ट एक सिनेरियो बता रहे हैं कि लड़कियां ही वहां से चली पंजाब से, कहाँ कैसा फार्म बिल, ये फार्म बिल कैसे सरकार लगा देगी, कैसे हम जाएंगे, और बिल्कुल अड़ के वो आ गई हो। और फिर लड़के बाहर बाहर निकले हों कि अरे वो लोग भी कर रहे हैं, चलो हम लोग भी चलते हैं, लोग का साथ देते हैं, लोगों का मोरल बूस्ट करते हैं। ऐसे भी सोचा जा सकता है कि मोरल बूस्टिंग उन लोग करते हैं, प्राइमरी रोल गर्ल्स और लड़के जो सेकेंडरी रोल में आ जाए। तो जब कभी भी इस तरह का हाई लेवल से बात उठता है कि लड़कियां घर जाएं, तो फिर लड़कियों का एजेंसी, अब एजेंसी का मतलब ये हो गया कि अपने मन से अपना डिसीजन लेके काम करना, वो एजेंसी के ऊपर में शक पैदा होता है। तो ये बहुत फ्यूडलिस्टिक माइंडसेट है। आदित्यनाथ, योगी आदित्यनाथ, ये जो हमारा सीए का प्रोटेस्ट था, इसमें बोल रहे थे कि मुस्लिम मर्द अपनी औरतों को सड़कों पे बैठा दिए हैं और अपने रजाई में सो रहे हैं। तो ये जो है ये फिर वही माइंडसेट आ गया कि बैठा दिए हैं, मतलब कि एजेंसी लड़कों का है और वो लड़कियों को बैठा दिए हैं। तो ये माइंडसेट जो है, ये एक सोचने का तरीका हो सकता है जो हम आसपास में लगातार सुनते रहते हैं, बट हम लोगों को मतलब इसको आना चाहिए कि नहीं, ये तरीका जो है ये ठीक नहीं है। तो इसमें आर्टिकल काफी लंबा था, हम एक छोटा सा पार्ट इसमें डाले हैं। इसमें प्रूफ किया था हम, क्योंकि इसमें केवल सोशल और इथिकल इशू जैसे ही कुछ है, लेकिन इसमें प्रूफ किया था, हम बोल दे रहे वर्बली, कि ये जो फार्म बिल है इट विल हैव
इट विल बी मोर डिजास्टरस टू वुमेन, वो प्रूव करने की कोशिश किया था। लड़कियों को ज्यादा परेशानी है इससे, इसलिए वो आंदोलन कर रही हैं और जज जो है उनको घर भगा रहे हैं। तो चलिए हम लोग आगे बात करते हैं। हम लोग का इस बार कहीं लगता है एक जीएस में या एसए में शायद एसए में ही एक क्वेश्चन इसी से मिलता जुलता आया हुआ है कि दिन रात जो एक फोर्स वुमेन को रोक रहा है, तो ये दिन रात के यही फोर्स है, सुबह से शाम तक कुछ ऐसे ही आवाज उठती हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। हमीद अंसारी एक ऑटोबायोग्राफी लिखे है बाय मेनी अ हैप्पी एक्सीडेंट। लिखने के बाद अचानक से देखे कि यूट्यूब पर अंसारी के खिलाफ में खूब चलने लगा। उस समय हम कोई न्यूज नहीं पढ़े थे, देख रहे सब अंसारी के पीछे पड़ा हुआ है। तो अभी पता चल रहा है वो लिखे थे कि जो हमारा कंपोजिट कल्चर है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में बोला गया है कि हम साइंटिफिक टेम्परामेंट रखेंगे, हम कंपोजिट कल्चर का आदर करेंगे, वो और फ्रेटर्निटी रहेगा, हमारा साइंटिफिक टेम्पर रहेगा। तो ये बोल रहे हैं कि अभी जो हमारे देश से ये सब धीरे धीरे करके ये सब गायब हो रहे हैं और अब आर्बिट्ररी डिसीजन मेकिंग शुरू हो गया है, मॉब रूल शुरू हो गया है। तो पढ़ के समझ लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये भी जेंडर इशू से ही है, हम इसको थोड़ा सा सीक्वेंस बदलते हैं। ये मुद्दा ये है, लाइट ही आर्टिकल है। मुद्दा ये है कि इंडिया में कई डेटिंग एप्स हैं। तो चलिए एक नाम तो आप ही लोग बताएंगे, डेटिंग ऐप कौन सा है? ऐसा ना हो कि जानते हैं लेकिन बताएंगे नहीं। हाँ शाश्वत बोलिए। जीवनसाथी.com। नहीं, ये तो वो डेटिंग ऐप नहीं है, वो डेटिंग ऐप नहीं है, वो मैट्रिमोनियल है। मैट्रिमोनियल और डेटिंग में फर्क है। हाँ अब नहीं पता सर। हाँ सुजाता बोलिए। टिंडर। हाँ टिंडल। तो ये जो है डेटिंग ऐप है। डेटिंग और मैट्रिमोनियल में आप लोगों को कहीं कंफ्यूजन ना हो जाए। मैट्रिमोनियल में शादी करना पर्पस होता है कि शादी करना है तो आप जीवन साथी में चाहिए, भारत मैट्रिमोनी में चाहिए और आप वो देखिए उसको। और ये जो होता है डेटिंग ऐप, उससे शादी से का कनेक्शन नहीं है। शादी आपका हुआ है या नहीं हुआ है, आप डेटिंग के लिए किसी को ढूंढ रहे हैं। तो डेटिंग के लिए ढूंढ रहे हैं तो आप इवन मेल को ढूंढ रहा है और फीमेल को ढूंढ रही है, वो भी ऑप्शन रहता है। तो हाँ, तो ये जो है जो टायर 2 सिटी है, हमारा जैसा सिटी है ये, इसमें डेटिंग एप्स का आजकल थोड़ा एक कोविड के दौरान में खास करके लोग ऐसे भी घर में बोर हो रहे हैं, तो ये सब नेचुरली घर में रहेंगे लोग तो इधर उधर तो कुछ ना कुछ हाथ घूमेगा ही घूमेगा। तो इसका डाउनलोडिंग और इसमें लोग आए हैं ज्यादा। लेकिन ये दिस इज ऑल्सो स्क्यूड का मतलब है कि इन शहरों में करीब 2/3 जो है वो मेल है इसमें। तो फिर डेटिंग ऐप का वो मीनिंगलेस हो जाएगा। तो यहाँ भी वुमेन का स्पेस जो है डेटिंग ऐप में वो कम है। पढ़ लीजिएगा बाकी। और ऐप जो है वो टिंडल तो सही था, एक और ऐप है, एक का नाम है बम्बल और एक तो हम लिखी थी है टिंडल नहीं है, टिंडर है, हम गलत थे। हाँ टिंडर नहीं है, गलत है, टिंडर। ठीक। तो खैर जब ये न्यूज बता दिए तो ये भी साथ में बोल ही देना चाहिए कि कभी भी अगर इस तरह का ऐप यूज कर रहे हैं, बी केयरफुल एंड अलर्ट, क्योंकि इस आजकल आपको पता है स्कैम्स कितने हैं। तो स्कैम्स भी आपका इंतजार कर रहे होंगे, तो आदमी को हमेशा अलर्ट रहना चाहिए। आगे बढ़ते हम लोग।
बिहार सरकार बड़ा अजीब अजीब कुछ कुछ काम कर रही है। नीतीश कुमार का रूल हम लोग देखे हैं, इट वाज क्वाइट गुड। लालू के बाद एक रिफ्रेशिंग एयर जैसा आया, लेकिन अभी क्या है, जैसे ये लोग क्रिटिसिज्म के अगेंस्ट में मतलब लगता है टॉलरेंट नहीं रहे हैं। तो ये एक सरकार बल्कि पुलिस जो है, पुलिस एक वार्निंग दी हुई है कि अगर कोई भी ऑफेंसिव पोस्ट होगा जिसमें सरकार को, उसके मिनिस्टर को, उसके ऑफिशियल को अगर को टारगेट किया जाएगा, इसमें क्या है ना, मेन बात है ऑफेंसिव। ऑफेंसिव पोस्ट अगर होगा तो ये जो होगा, इनके अगेंस्ट में लीगल एक्शन लिया जाएगा। ये राइटर बहुत सारा टेक्निकल बात बताया है इसमें। ममता, आप मेरा बात सुनेंगे तो हाथ रेज कीजिएगा। तो ये जो है इसमें काफी कुछ बताया है। ओके सर। अच्छा, तो हम ये बोल रहे हैं ना कि इसमें 1-2 आर्टिकल हम छोड़ रहे हैं, कल आप कवर कर लीजिएगा। सुन पाई? ओके सर। ठीक। तो ये जो है आईटी एक्ट जो है ना, उसका सेक्शन 66A है। 66A में लिखा हुआ है कि कोई अगर ऑनलाइन कोई ऑफेंसिव पोस्ट डालता है तो उसको जेल हो सकता है। ये जो आप लोग बताइए, क्या हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कोई गारंटी है क्या कि हम जो चाहे बोल सकते हैं? बोलिए निवेश। सर कंडीशनल फ्रीडम है, कहाँ है वो पूछ रहे हैं ना। वो पर्टिकुलर आर्टिकल पूछ रहे हैं, वो नहीं पढ़े हैं सर। शाश्वत, सर फ्रीडम ऑफ स्पीच तो था, उसी के नीचे में कहीं होगा शायद। तो सर वो नहीं, आर्टिकल पूछ रहे हैं हम। अच्छा, मीरा बोलिए। सर 19 का 2 में है। कंडीशन पूछे ना। नहीं, कंडीशन नहीं पूछे, हम आर्टिकल पूछ रहे हैं जो राइट देता है। 19(1)(a). 19(1)(a) में फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, मेरा बात समझते रहिएगा। मतलब हम कुछ भी बोल सकते हैं विथ कंडीशंस, बट कंडीशंस को लेकर के सरकार जब ये कानून बनाए कि कोई अगर ऑफेंसिव पोस्ट होगा, दिस इज कंडीशन, तो हम कार्रवाई करेंगे। सुप्रीम कोर्ट, हमको जहां तक याद है, श्रेया घोषाल का केस था। श्रेया घोषाल का केस में सुप्रीम कोर्ट बोली कि दिस इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, क्योंकि इट इज टू मच। ये जो है द रिस्ट्रिक्शंस आर टू मच टू ब्रॉड। ये ऑफेंसिव वर्ड बोल करके अगर आप किसी पर रिस्ट्रिक्शन लगाएंगे तो ऑलमोस्ट ऑलवेज ऑफेंसिव हो जाएगा। अभी हम पढ़ाते पढ़ाते बोले लालू प्रसाद यादव के टाइम में ये हुआ था, ये ऐसा ऐसा हुआ था, हम यहाँ पे बोले ये तो ऑफेंसिव लालू प्रसाद यादव के लिए हो सकता है, तो वैसा बोला, हमको बहुत बुरा लगा। दैट इज बुरा लगना ऑफेंसिव है, बुरा लगा। चलो, तो फिर मेरे ऊपर केस हो जाता। 66A में ऐसा हुआ था, महाराष्ट्र से 2 लड़कियों को उठा लिया गया था, क्योंकि वो 66A के नाम पर, क्योंकि वो बाल ठाकरे का डेथ के बाद जो जुलूस निकला था उसके कुछ बोल दी थी कि इतना सारा भीड़ लग गया, कुछ ऐसा बोल दी थी, तो हो गया, वो उसको उठा लिया गया, जेल में रखा गया। तो ये जो है ऑफेंसिव का अगर बोल करके कि ऑफेंसिव है, अगर कुछ ऐसा बोला जाए कि पब्लिक ऑर्डर को खतरा पहुंचा सकता है, तो हाँ ठीक है। अगर हम आप लोग को भड़काना शुरू कर दे कि ये भूरा बाल साफ करो, लालू प्रसाद बोलते थे चलिए भूरा बाल इकट्ठा होते हैं और हम लोग बाकी लोग को पीटते हैं, ये सरकार रोके तो समझ में आता है। बट ऑफेंसिव, ये बुरा लग गया तो बुरा लग गया तो लग गया, हम क्या कर सकते हैं। ये तो बुरा लगने वाला को ध्यान रखना है कि वो अपना सेंसिटिविटी को थोड़ा कम करे। तो अगर बुरा लगने से बोलना हो तो आदमी का बोलना ही बंद हो जाएगा। तब तो देखा जाए तो आप कुछ भी बोलते हैं तो किसी न किसी को तो बुरा लग जाता है। तो आप नरेंद्र मोदी के खिलाफ में लिख दीजिए, तब तो बुरा लग गया, उठा के सब पुलिस ले जाएगी। खैर, बिहार की सरकार जो है कि उसकी पुलिस ये ऐसा बोली है कि अगर कोई ऑफेंसिव मतलब गवर्नमेंट के अगेंस्ट में, मिनिस्टर के अगेंस्ट में, ऑफिसर के अगेंस्ट में कोई ऑफेंसिव पोस्ट करता है तो उसको गिरफ्तार, उसके खिलाफ में कार्रवाई की जाएगी। ये प्रूफ किया है राइटर कि ये इट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल।
दूसरा बात बोला है कि अगर बात ये होता है कि डिफेमेशन, डिफेमेटरी, तो डिफेमेटरी में बोल रहा है कि डिफेमेटरी इज नॉट अ क्रिमिनल ऑफेंस, सॉरी ये जो है क्रिमिनल है, बट ये जो डिफेमेशन जो है, डिफेमेशन में सरकार पार्टी नहीं होती, सरकार खुद से इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकती डिफेम करने को। समझिएगा बात को, कहने का मतलब ये है कि अगर किसी के अगेंस्ट में उसको लगता है कि उसका मान हानि हुआ है और उस कुछ बोला जाता है, तो यहाँ पे पुलिस का इन्वेस्टिगेशन का मसला नहीं है, वो मान है जिसके ऊपर हुआ, क्रिमिनल वो मजिस्ट्रेट के पास जाएगा और एक क्रिमिनल केस करेगा, वो करेगा केस, सरकार का नहीं। तो ये जो सरकार अगर ये बोलती है कि डिफेमेशन जो हमारा किया जा रहा है, तो ये ऑफेंस जो है पुलिस का काम नहीं है कि जाकर के और उस पर चार्जशीट करे। ये इसमें बोला है कि ये नासमझी है जो इस तरह का बात कर रहे हैं। नीतीश कुमार कहते हैं कि लोग ऑफेंसिव पोस्ट डाल रहे हैं, इसीलिए मेरा सरकार का जो काम है ये लोगों तक नहीं पहुंच रहा है। तो ये बिहार सरकार बड़ा अजीब अजीब फैसला, एक अभी का फैसला भी बता ही दे रहे हैं, जिसमें वो बोली है कि अगर कोई धरना प्रदर्शन वगैरह किया तो उसको सरकारी नौकरी नहीं मिलेगा। किया मतलब हम थोड़ा सा गलत बोल रहे हैं जानबूझ करके, हम उसको ठीक करने वाले हैं। अभी पहले इतना ही सुन लीजिए, कोई धरना प्रदर्शन किया तो उसको सरकारी नौकरी नहीं मिलेगा, मतलब रोड जाम कर दिए या कुछ इसी बात पे अगर आप रोड जाम कर दिए कि नौकरी दो, तो आपका गया। हम एडिशनल कंडीशन बता रहे हैं, सरकारी ठेका नहीं मिलेगा। ये जो बातें हैं ये बातें हैं। तो हाँ, उसमें एडिशनल क्या बोली है कि धरना प्रदर्शन के दौरान अगर कोई क्रिमिनल ऑफेंस होता है तो उसमें चार्जशीट होता है। तो लेकिन बात यह है कि आप सरकार जो है चार्जशीट करने के बाद कैसे किसी को रोक सकती है, कन्विक्शन का तो इंतजार करना चाहिए कि कन्विक्शन होगा। तो ये भी अभी ये इस न्यूज में नहीं है यहाँ पर, बट अभी आ रहा है न्यूज, जो अगला बार आएगा। आगे बढ़ते हैं। सरकार जो है हमारी वो क्या की है कि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है, नहीं इलेक्ट्रिक व्हीकल नहीं, जो पर्सनल व्हीकल हैं वो 15 साल से अगर पार कर जाएंगे, 15 साल अगर पुराने होंगे पर्सनल व्हीकल, तो उनको 10 से 25% जो होगा एक्स्ट्रा रोड टैक्स देना पड़ेगा। बात समझिएगा, एक्स्ट्रा रोड टैक्स। इसी तरह से कमर्शियल व्हीकल के बारे में भी बात की है, वो उसमें 10 ईयर्स हो जाएगा, देख लेते हैं हम। 8 ईयर्स होगा ट्रांसपोर्टर, कमर्शियल अगर ट्रांसपोर्ट व्हीकल है ट्रक वगैरह, तो 8 साल के बाद उसका रोड टैक्स बढ़ा दिया जाएगा। और पर्सनल व्हीकल में ये 15 साल है। हाइब्रिड इलेक्ट्रिक और फार्म व्हीकल को ऐसा नहीं किया जाएगा। आप लोग बता सकते हैं कि ऐसा क्यों सरकार कर रही है कि किसी का गाड़ी 8 साल पुराना हो गया तो रोड टैक्स उसका 25% बढ़ा देंगे, किसी की गाड़ी अगर 15 ईयर्स हम कोई गाड़ी कार चला रहे हैं तो उसका रोड टैक्स बढ़ा देंगे, क्यों ऐसा सरकार कर रही है? हाँ निमेश बोलिए। सर पहले के व्हीकल्स उतने एफिशिएंट नहीं थे, ज्यादा पोल्यूशन क्रिएट करते थे। ठीक है, पोल्यूशन, एक तो बात है कि स्टैंडर्ड बढ़ रहा है, पोल्यूशन से निजात मिलेगा। दूसरा क्या होगा, दूसरा ये होगा कि जो पहले के गाड़ियां थी वो गाड़ियां का माइलेज आप याद कीजिए, स्कूटर वगैरह का अगर आपके पास 15 ईयर्स पुराना है तो 20, 25, 30 का माइलेज देता होगा, अब 80, 90 का माइलेज वाला आ गया है। तो ये जो है वो डीजल का भी खर्चा कम आएगा। तो ये सरकार सोच रही है कि हम पोल्यूशन को कम कर देंगे और साथ ही साथ हमारा जो फ्यूल इफिशियंसी है वो हम बढ़ा देंगे। दूसरा बात है कि जब स्क्रैपेज होगा तो फिर यहाँ से जो स्टील्स वगैरह निकलेंगे बहुत ज्यादा, तो नई गाड़ियों का जो दाम है वो गिर जाएगा। ये दिमाग में लगाया जा रहा है। तो ये पॉलिसी कुल मिला के ये है कि अगर रोड टैक्स रीसेल वैल्यू से ज्यादा, बात समझिएगा। अच्छा आप ये बताइए कि सरकार का जो काम है ये कब सक्सेसफुल माना जाएगा? जब लोग गाड़ियों को, सेकेंड हैंड गाड़ियों को बेच देंगे तो क्या बोलेंगे कि सरकार का काम सक्सेसफुल है, सरकार सक्सेसफुल हो गई? अनिमेश बोलिए। जब तक स्क्रैप यार्ड में नहीं देंगे तब तक कोई फायदा हाँ नहीं ठीक है। है, स्क्रैपिंग उसका होना चाहिए। अगर बेच पाया तो इसका मतलब है कि सरकार को ध्यान रखना पड़ेगा कि रीसेल वैल्यू उसका जो हो, खरीदने वाला इसलिए नहीं खरीदे कि यार इसका तो रोड टैक्स इनको देना पड़ेगा इतना ज्यादा, तो रीसेल से ज्यादा उसको स्क्रैप में मिल जाना चाहिए, तो गाड़ी को कटवाने के लिए वो रेडी हो जाए। तो ये एक जो है मुद्दा है। आगे बढ़ते हैं हम लोग।
अभी जो एक रूल बना ना, इलेक्ट्रिसिटी रूल्स 2020, इस रूल्स में ऐसा है कि सेंटर जो है एक रूल बना दी है, और वो जो रूल होगा वो स्टेट गवर्नमेंट भी अब रूल उसी हिसाब से बनाएंगे। इसमें क्या है, कुछ मोटा मोटा बात कर रहे हैं कि क्वालिटी ऑफ सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मतलब फ्लक्चुएशंस, और कितना सप्लाई इसका गारंटीड रहेगा, कि जैसे मान लीजिए कि कहीं पर 20 आवर्स जो होगा उससे कम सप्लाई अगर होगा तो बिजली कंपनी कस्टमर को कंपेंसेट करेगी। यानी कि यहाँ पर राइट जो है वो एम्पावरिंग हो रहा है कस्टमर का। तो उस पर एक आर्टिकल निकला हुआ है कि क्या ये पॉसिबल है। तो एक बात इसमें समझाया है कि जो लोग नॉर्मल जो कस्टमर है वो लोग इतना एस्केलेट मैटर नहीं कर सकते हैं कि 20 आवर्स। एक तो है कि अगर ये जब तक ये ऑनलाइन नहीं होगा ना कि कितना घंटा का सप्लाई हुआ, तब तक ये इस मुद्दा को जो कस्टमर है वो ऊपर नहीं उठा पाएगा। क्यों नहीं उठा पाएगा? क्योंकि जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उनको लिखना पड़ेगा कि मेरे यहाँ 20 आवर्स से कम का सप्लाई होगा। बोलेंगे हम तो किए थे। तो डेटा जो है उसका मॉनिटरिंग कि कहाँ पर, मतलब जहाँ जो वायर्स आ रहे हैं वो वायर से वो वहां पे अगर खुद बिजली कंपनियां लगा दे कि कोई मीटर ऐसा जो बताए कि यहाँ पे कितना सप्लाई हुआ है और उसको ऑनलाइन रखे, तो कस्टमर भी जान पाएगा कि यहाँ पर जो है मेरा बनता है। ठीक, तो ये कुल मिलाकर के इसका कहना है राइटर का कि अभी जो है ये डिस्प्यूट, मतलब कि रास्ता में किसी कारण से अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं पहुंच पाया, तो कई बार इलेक्ट्रिसिटी कंपनी को नहीं पता होता है, तो ये डिस्प्यूट से पैसा ले लेना जो गारंटी है, जिसको कंपेंसेशन बोलते हैं, कंपेंसेशन आसान नहीं होगा, कुछ ही लोग ले पाएंगे। और भी इसमें कुछ कुछ प्रॉब्लम्स इसमें बता रहा है। बोल रहा है कि ये तो एक बात है कि ठीक है एम्पावरिंग तो है पहले से, तो ठीक ही है, लेकिन इसमें एक बात बोल रहा है कि कुछ बातें खराब भी है। कि खराब बात ये है कि इसमें बोल रहा है कि अगर किसी का मीटर खराब हो और कोई कंप्लेन करता है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट का रूल बोलता है कि 30 डेज के अंदर वो मीटर को ठीक किया जाएगा। जबकि कुछ स्टेट में जैसे बिहार में लॉ है कि अगर मीटर का कंप्लेन मिलता है तो 7 दिन के अंदर में ठीक किया जाएगा। तो सेंटर वाला जो है टाइम बढ़ा दिया है। तो ये राइटर बोल रहा है कि ऐसा ना हो कि सेंटर का गाइडेंस पर स्टेट गवर्नमेंट भी अपना जो 7 डेज वाला है उसको बढ़ा करके 30 डेज कर दे, तो इसे और खराब हो जाएगा। फिर क्या है कि अगर कोई कंप्लेन है डिस्कम के अगेंस्ट में, सप्लायर के अगेंस्ट में, डिस्कम के अगेंस्ट में अगर कोई कंप्लेन है तो कौन देखेगा? तो सेंट्रल का रूल बोलता है कि डिस्कॉम का कोई ऑफिसर देखेगा। सेंट्रल का रूल नया रूल बोलता है, जबकि स्टेट्स में जो रूल पहले से बने हुए हैं वो बोलते हैं कि डिस्कॉम का ऑफिसर वो नहीं होना चाहिए। कम वो तो पिछला 2 साल के अंदर रिटायरमेंट में भी नहीं होना चाहिए, कोई और होना चाहिए। तो सेंट्रल का रूल क्या है कि डिस्कॉम ही क्रिमिनल एक तरह से देखा जाए तो, और डिस्कॉम कहीं ऑफिसर उसका इंक्वायरी करेगा। तो इसमें फिर लोगों को जो कंपेंसेशन है, कोई भी जो ग्रीवेंस होंगे वो ग्रीवेंस वो हल नहीं होने वाले हैं। कर्नाटक वाला भी में कुछ खास नहीं है। नीति आयोग जो है वो इंडिया इनोवेशन इंडेक्स एक बनाई है, जिससे कि पता चल सके कौन स्टेट इनोवेशन में अच्छा काम कर रहा है। तो ये इसमें इस बार टॉप में कर्नाटक आया हुआ है। वहाँ बेंगलोर वहाँ पर है ही, वहाँ पर फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी काफ़ी होता है। तो और महाराष्ट्र और तमिलनाडु भी जो है ये सीट लिए हैं, और पीछे साइड में कहीं पर झारखंड, छत्तीसगढ़ और बिहार है, मतलब इनोवेशन में। एक बार देखते हैं कितना बच गया। ये रीसा वाला जो है ये ममता ले लेगी। हम आगे बढ़ते हैं। बहुत ज़्यादा तो नहीं है। अच्छा देखते हैं ना कितना हो पाता है, नहीं तो कल फिर होगा। दो तीन लेंगे अभी हम और।
रिसा का तो बोल ही दिए, ममता का हाथ में दे रहे हैं। और टाइम कैप्सूल आप लोग को पता है ना, व्हाट इज टाइम कैप्सूल? हाँ बोलिए निमेश। एक सर बॉक्स जैसा रहता है जिसमें कुछ करंट ईयर या करंट टाइम का कुछ कुछ सामान डाल देते हैं जिसको, और जमीन के नीचे दबा देते हैं, जो कुछ 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 नहीं कुछ हाँ कुछ सालों के बाद जिसको खोदा जाएगा। सुजाता क्या बोल रही है? हाँ सर सेम है कि अच्छा ठीक है। मतलब क्या है ना कि कुछ डॉक्यूमेंट्स भी इसमें डाल देते हैं, स्टील प्लेट में लिख करके डाल देंगे, उसका हिस्ट्री से रिलेटेड रहेगा जनरली, और वो जो होगा वो डाल देते हैं, और फिर उसका 100 साल 150 साल बाद उसको फ्यूचर जनरेशन को निकाल के उसको देखेगा कि इसमें क्या लिखा हुआ है, तो उसको हिस्ट्री के बारे में इस टाइम का पता लगेगा। तो अभी 1.5 टन टाइम कैप्सूल जो है वो एएमयू में डाला गया है, और उसका सेनेटरी ईयर सेलिब्रेशन उसका हुआ था, उसमें नरेंद्र मोदी का भाषण भी था, पीएम का, वो भी उसमें डाला गया। पढ़ लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। ये वाला हम थोड़ा सा समझाने का कोशिश कर रहे हैं। इसको टॉपिक ऐसा होता है कि बार बार बोल के ही आप लोग को हम दिमाग में बैठा पाएंगे। साइंटिफिक टेम्परामेंट का बात कर रहे हैं। इंडिया में एक गाय का मंत्रालय खुला, आप लोग को पता होगा। दैट मंत्रालय जो है उसको बोलते हैं राष्ट्रीय कामधेनु आयोग। हम एक आप लोगों से क्वेश्चन पूछ रहे हैं। एक एक्सपेरिमेंट होता है, ध्यान से सुनिएगा। यहां पर एक मशीन रख देते हैं, इट विल मेजर मोबाइल रेडिएशन। यहां पर एक मोबाइल का रेडिएशन होता है, और यहां पर एक गोबर से बना एक चिप रख देते हैं। यहां पर रेडिएशन मापते हैं और यहां मापते हैं। तो यहां अगर रेडिएशन 100 है तो यहां पे 50 हो जाता है। क्या रखे थे यहां पे? काऊ डंग चिप। और हम क्लेम करते हैं कि गाय का गोबर से रेडिएशन कम होता है। क्या मेरा क्लेम सही है? और अगर नहीं है तो क्यों नहीं है? हमको उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग इसको बात करेंगे। तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन पूछ दिया है, मतलब बहुत आसान। इससे आसान क्या क्वेश्चन पूछे? बहुत समझाते हैं इस टॉपिक पर आप लोगों को हम। बस बोलिए अनिमेश, बोलिए। सर आप तो बिना चिप का तो एक्सपेरिमेंट नहीं किए, तो ये क्लेम ठीक नहीं है, थोड़ा बोगस है। अच्छा सुजाता क्या बोल रही है? हाँ सर वही कि बिना चिप के भी एक्सपेरिमेंट करने से वो भी 50 तो नहीं आ रहा, देखना पड़ेगा। वो वाला एक्सपेरिमेंट में जो वो एक्सपेरिमेंट होगा उसको क्या बोलेंगे? उस पार्ट को, उस दैट पार्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट विल बी कॉल्ड। प्लेसेबो बोलेंगे, प्लेसेबो इफेक्ट देखना पड़ेगा। अच्छा ठीक है। ये जो होता है ना, ठीक है ऐसे, बट इट इज कंट्रोल पार्ट, दिस इज एक्सपेरिमेंटल पार्ट। ऐसे नाम ऐसे ही है एक्सपेरिमेंटल। मतलब कि अगर सोचिए यहां पर एक मोबाइल रख दिए, अब दूसरा केस दिखा देते हैं। हम बार बार समझाते हैं, पता नहीं आप लोग क्यों नहीं रिस्पॉन्ड किए ज्यादा लोग। यहाँ पे फिर से मोबाइल रख दिए, यहाँ पर फिर से एक मशीन रख दिए, और यहाँ पर नापे कि कितना है, 100 है, और यहाँ नापे तो 40 था। ठीक, मशीन जो है वहां पर 100 था, यहाँ पे 40 था। तो यहाँ तो मतलब पता चला अरे वो तो बिना कुछ रखे हुए 40 हो जाता है, और एक काउ चिप से 50 आया तो कौन सा बड़ा बात हो गया? कहीं काउ चिप, सॉरी डंग चिप बढ़ा तो नहीं दे रहा है। तो बात यह है कि एक कामधेनु आयोग बना है इंडिया में कि गाय के ऊपर में साइंटिफिक स्टडी करना, और इस तरह का स्टडी के बेसिस पर जो दिखा दिए
जो आप लोग को इतना पढ़ाने के बाद आप लोग भी कुछ हद तक गेस कर पा रहे कि बकवास है ये, कि ये इसके बाद क्लेम करता है डिपार्टमेंट कि हम लोग को ऐसा एविडेंस मिला है कि गोबर से रेडिएशन कम होता है। हम बात कर रहे हैं, हम बार बार बोलेंगे, आप लोग में से आप लोग को पचता है तो ठीक है, नहीं भी पच सकता है, लेकिन हम बता रहे हैं जो रिजीम हमारी आई हुई है, दिस इज वेरी अनसाइंटिफिक, सूडो साइंस को बढ़ावा दे रही है और बेकार का पैसा खर्च कर रही है अजीबोगरीब चीज में। मतलब कोई मतलब नहीं है कि इस तरह का एक्सपेरिमेंट किया जाए और उसको फिर उसको स्टंपिंग पे लगाया जाए। तो अब क्यों की कर रही है, वोट है या फिर ऐसे ही है रिजीम। तो खैर, तो इसमें कुछ बात ये बोला है कि वो दिखते हैं कि क्यों है ऐसा, क्यों है वो भी हम बात कर रहे हैं। एक कारण ये है ना कि एक सच्चाई है हमारा एजुकेशन सिस्टम का, कि हमारा एजुकेशन सिस्टम में जो बात पढ़ाया जाता है, जिसका दावा किया जाता है कि हम पढ़ा दिए हैं, वो एक्चुअली वो नहीं पढ़ाया जाता है। यानी कि आप लोग अगर हिस्ट्री से पीजी कर लिए है तो एक्चुअली ये जो दावा है पीजी का सर्टिफिकेट में, वो दावा गलत है, नहीं आया है वो चीज। लगभग हर सब्जेक्ट के साथ यही बात है, ये सच्चाई है। हम क्यों हमें दावा कर रहे हैं, आप लोगों को यहाँ पर पढ़ते पढ़ते पता चल ही रहा होगा कि आप अपना सब्जेक्ट में भी कितने सारे लूप होल्स है। खुद के सब्जेक्ट जो यूनिवर्सिटी में आप पढ़ चुके कि यहाँ पर आगे लगता है कि कुछ भी नहीं पता था। तो बात यह है कि ये जो है साइंस हमारे कंट्री में बच्चे बड़े पढ़ते हैं, माँ बाप का प्रेशर रहता है, जिसको साइंस जो नहीं पढ़ सकता है वो भी पढ़ता है। लेकिन साइंस पढ़ना और साइंटिफिक टेम्परामेंट होना, ये इसमें बहुत फर्क है, बहुत फर्क है। साइंस पढ़ते हैं बच्चे, अगर एक्सपर्टीज आ भी जाए तो साइंटिफिक टेम्परामेंट नहीं आता। वो टेम्परामेंट जो का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि इस तरह से बातों को सोचना जो हम आप लोगों को सोचवा, दिस इज व्हाट साइंटिफिक टेम्परामेंट इज, ये हम आप लोगों को सिखा रहे हैं कि दिस इज साइंटिफिक टेम्परामेंट। लेकिन वो दूसरा बात क्या है कि साइंटिफिक टेम्परामेंट में क्या है, देखिए आप बात समझिएगा, थोड़ा बात इस पे करते हैं, इस टॉपिक पे ऐसे वगैरह में काम भी आएगा, केवल ऐसे ही नहीं बात करते। और जब पर्सनालिटी डेवलपमेंट हम कराना चाहते हैं वो तो करा ही रहे हैं। आप समझिए कि हम आप लोगों के आंख के सामने क्लास में कभी अगर ऐसा कर पाए कि एक ऐसे हाथ घुमाए और एक लड्डू लेके आ जाए, तो लड्डू लेके आ गए, दिस इज मैजिक। हम एक मंत्र भी पढ़ रहे हैं, कुछ मंत्र पढ़े, बोले हमें मंत्र पढ़ेंगे और मंत्र पढ़ेंगे और लड्डू आ जाएगा, आ गया लड्डू आ गया, दिस इज मैजिक। ये साइंस कब बन जाएगा? साइंस तब बन जाएगा जब आप लोग को बोलेंगे आप लोग पढ़ के देखिए और हाथ कीजिए, आ जाएगा। अगर आ गया तो ये हो जाएगा, साइंस हो जाएगा। ठीक, बाकी बातें कैसे आया वो तो बात का इन्वेस्टिगेशन है। लेकिन अगर हम रिप्लिकेट करा दिए, रिप्लिकेशन जिसको बोलते हैं, दिस इज साइंस। कंडीशंस बता देंगे इस कंडीशन में होगा, और कंडीशंस ऐसे नहीं बताने होंगे जो कंडीशंस जो है वो जो फुलफिल करने लायक नहीं हो। मतलब हम बोलेंगे मेरा आवाज में बोलिए, तो ये जो होगा दिस इज नॉट रिप्लिकेबल, कि ये आपका आवाज में कैसे बोले, तब टिप करके करे आएगा लड्डू, तो नहीं, मेरा गला से निकलना चाहिए, ये रिप्लिकेशन नहीं है। तो साइंस और साइंटिफिक टेम्परामेंट में बहुत फर्क है। तो रिप्लिकेशन होना चाहिए, पीयर रिव्यू होने चाहिए। तो ये जो छपा है, ये जो छपा नहीं है, ये जो एक्सपेरिमेंट हुआ है, एक्सपेरिमेंट किसी जर्नल में नहीं छपा है, किसी भी जर्नल में नहीं छपा है। क्यों? जर्नल चाहिए तो पीयर रिव्यू होगा, पीयर रिव्यू में धज्जी उड़ा कर रख दिया जाएगा, पहले तो इसको हंसेगा सबकी, वो तो छपेगा ही नहीं पहला बात। तो बिना छपे हुए ये एक्सपेरिमेंट हुआ, एक्सपेरिमेंट भेज दिया गया RKA को, मतलब कामधेनु आयोग को, और कामधेनु आयोग दावा भी कर दी कि होता है। तो ये हाल है हमारा, मतलब साइंस पढ़ना, वही बात हो रही है। क्यों ये ऐसा क्यों है? क्योंकि हमारे देश में रूट लर्निंग, शर्मा गेस एग्जाम निकालता है। आप लोग गलती नहीं है,
हम खुद भी सर्मागेस यूज किए हुए हैं, मेरा भी गलती नहीं है, ये सिस्टम का प्रॉब्लम है कि रोट लर्निंग से ही हमारा काम हो जाता है। ठीक, रियल अंडरस्टैंडिंग जो होता है उस डिसिप्लिन का नहीं होता है। फिर हमारा अपना इंटरप्रिटेशन रिलीजन का, हिंदू धर्म सबसे अच्छा है या इस्लाम सबसे अच्छा है, तो हो गया इंटरप्रिटेशन हमारा। और अनहेल्दी लॉयल्टी, ये बहुत खराब बात है कि हमारा ठीक है, हमारा रिलीजन में बहुत बातें अच्छी होंगी, बहुत बातें खराब भी होंगी, बट लॉयल्टी अगर हो गया, भक्ति आ गया, तो फिर कुछ भी खराब नहीं दिखेगा। हमारा रिलीजन में अगर गाय को अच्छा बोलता है तो है सब कुछ अच्छा है। एक तो दावा कर दिया था कोई मिनिस्टर की गाय तो जब सांस छोड़ती है तो ऑक्सीजन निकलता है, तो ये जो है लॉयल्टी का परिणाम है ये। तो आगे बढ़ते हैं, ये वही बात लिखा है जो हम बता रहे थे आपको, कंट्रोल ग्रुप। अच्छा, तो दोषी कौन है? कई सारी बातें हैं। एक दोस्त क्या कौन है? एक दोस्त तो वो लोग हैं जो साइंटिफिक टेम्परामेंट है उनका, वो जानते हैं, लेकिन होता क्या है कि उनको लगता है कि अगर हम एक काम कर दिए तो क्या होगा, हमको पैसा मिल जाएगा, हमको भारत रत्न मिल जाएगा, हमको पद्म भूषण मिल जाएगा, हमको अपना अपना फायदा चाहिए, मेरा बच्चा लोग का करियर बन जाएगा, चल ना कर देते हैं, छोड़ के। जनता तो ऐसी भी बेवकूफ है, तो बेवकूफ है तो वो जो होता है वो डोसाइल रिसर्च करेंगे, क्योंकि शॉर्टकट उनको मिलता है। अरे प्रधानमंत्री बुलाएंगे हमको तो ठीक, तो कर देंगे। और कुछ तो हम लोग खुद ही हैं कि अगर हम लोग इसका जो एजुकेटेड क्लास, जो लोग समझते हैं, उसका क्वेश्चन उठाना शुरू कर दे, हालांकि वैसे कम लोग हैं, अब बता ही दिए यहाँ पे, लेकिन फिर भी जहाँ कुछ तो यूनिवर्सिटी है ना कम से कम जो इंडिया में अच्छा काम कर रही हैं, टॉप रैंक्ड है, तो वो अगर इसको डिसअप्रूव करना शुरू कर दे तो ये जो होगा ना, ये टेंडेंसी कम हो जाएंगी, लेकिन वो भी नहीं हो रहा है। चलिए आगे बढ़े हम लोग। सुंदरबन के बारे में एक आर्टिकल है, ये ममता कवर कर देगी कल। आगे बढ़ते हैं हम लोग। मॉनसून फॉरकास्ट का मॉडल, ये भी कर दे एक बार, वो मेरा कुछ खास इसमें इनपुट आएगा नहीं, ये सब उसका कर ही सकती है काम। अच्छा, क्वेश्चन पूछ लेता आप लोगों से बाकी। गांधी जी ने पूना समझौता कहाँ हुआ था? मीरा बोलिए। यरवदा जेल। हाँ ठीक है, यरवदा जेल कहाँ है मीरा? सर याद नहीं आ रहा। हाँ ममता बोलिए। सर पूना में ही है ना? हाँ तो और कोई दूसरा तो बोला नहीं, पूना है, वो तो यरवदा बोली वो। हाँ पूना में है। अच्छा ठीक है, वो कवर करेगी वो, हम इसका बता दे रहे हैं। ये जो यहाँ पर श्रीलंका और इंडिया बनाया है, यहाँ जो ये एरिया है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं एडम्स ब्रिज, और हम लोग बोलते हैं इसको एडम्स ब्रिज और राम सेतु, ब्रिज और राम सेतु। तो इसको थोड़ा सा हम बिना किसी व्यू दिए हुए बता रहे हैं कि हमारा जो इंडियन साइंटिस्ट लोग जो होंगे हैं, वो लोग इसका स्टडी करेंगे, क्योंकि बड़े कंट्रोवर्सी यहाँ पर है कि ये जो यहाँ पे स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर मतलब इतना शैलो नहीं है, डेप्थ कम है इसका यहाँ पर, मतलब मुश्किल से 6-7 मीटर का डेप्थ है, ये इतना कम है ये कि यहाँ पर बड़ा जहाज पार भी नहीं हो सकता है। मतलब समुद्र ऐसे है तो जमीन यहीं पे नीचे में यहीं पे है, ये इस यहाँ पे पानी बह रहा है। तो ये जो यहाँ पे स्ट्रक्चर है, वो स्ट्रक्चर मैन मेड है या मतलब सही में कोई बनाया है जो राजा राम, या ये नेचुरल है, इसको पता करने के लिए एक साइंटिफिक स्टडी करने का डिसीजन लिया गया है।
जिसको कि CSIR और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी करेगा। इसका मैपिंग किया जाएगा। इसका यहाँ पर अगर उस समय अगर ये ब्रिज मैन मेड है तो यहाँ पर वो पेड़ भी की टहनियां भी होंगी जिसको डाला गया था, तो अगर वो मिल जाएंगी तो रेडियो कार्बन डेटिंग होगा। रेडियो कार्बन डेटिंग होगा तो पता चल जाएगा कि कितना पुराना है। और अगर नहीं मिलती है तो और पूरा का पूरा नेचुरल लगता है तो फिर ये प्रूफ हो जाएगा कि ये नेचुरल था, ये कोई बनाया नहीं था। एक स्टडी हो रहा है, इसका पढ़ के आप लोग समझ जाइएगा। ठीक है, बाकी मेरा काम का नहीं है कुछ खास। किसी को कुछ पूछना है? मेरा क्वेश्चन सर हाँ, आप टेलीग्राम वाला। हाँ हाँ। अनिमेश का क्वेश्चन ये था कि जो जीव जंतु है उनको हम क्यों मारे अगर वो हम उनका एरिया में इंक्रोच कर गए हैं। तो हम एक बार बताए थे कि वर्बिन बोल करके और उनका स्लॉटरिंग होता है, किया जाता है। देखिए अनिमेश और बाकी लोग भी अगर ऐसा क्वेरी है तो देखिए हमेशा पहला तो हम पॉइंट बोल दें कि हमको बुद्ध का एक लाइन बहुत पसंद है और वो है मध्यम मार्ग। किसी एक्सट्रीम पे जाना हजार्डस है और नहीं जी पाएंगे। पहला यहीं से शुरू कर रहे हैं कि मध्यम मार्ग पे चलना चाहिए। हमको भी जीना है और जानवरों को भी जीना है, हम उनको किल ना करें, अच्छी बात है। लेकिन फिर अगर हमारे ऊपर ही खतरा होने लगता है किसी जानवर के कारण, तो हम फिर ये नहीं देख सकते, ना कोई एथिक्स और ना कोई बायोडाइवर्सिटी या जो भी। अगर हमारा जीवन को खतरा हो जाए तो हम कोशिश करेंगे कि कन्फ्लिक्ट ना हो, लेकिन हमारा स्पीसीज को बचाना ज्यादा जरूरी है। एक पॉइंट यहाँ पे थी। तो बात यह है कि जो जंगली जानवर है हम उनको एरिया को इनक्रॉच किए, सही बात है। अगर हम सुंदरबन में गए और सुंदरबन में अटैक कर दिया टाइगर, तो उसको मारने का आदेश सरकार न दे, क्योंकि ऑलरेडी दैट इज डिक्लेयर्ड रिजर्व फॉर दैट एनिमल। तो उसको मारने का आदेश नहीं दे सकते क्योंकि हाँ इनक्रोचमेंट वहां पे है। एक एग्जांपल और दे रहे हैं। हम गए थे यहाँ भितरकनिका नेशनल पार्क, बड़े मगरमच्छ हैं वहां पे, भारी पड़े हुए। एक बार ना एक लेडी बर्तन धो रही थी नदी में, वहां पर एक क्रोकोडाइल जो था अटैक कर दिया बर्तन धोते समय। तो पकड़ के ले गया अंदर, लेकिन उस लेडी का जो एक हाथ में ना वो छोलनी, अगर कोई इंग्लिश नाम जानता होगा तो जानता होगा, हम लोग उसको छोलनी ही बोलते हैं। स्पैचुला। अच्छा, हमको नहीं पता है, अगर आप कंफर्म है तो ठीक है, स्पैचुला। तो वो जो है उसके हाथ में था, उससे उसका आंख में वो अटैक करना शुरू कर दी। तो क्रोकोडाइल छोड़ दिया उसको, बच गई। तो बच गई, ऐसे में उसको जो गवर्नमेंट है उसको कंपेंसेशन दी। क्यों कंपेंसेशन दी? क्योंकि ये एरिया जो था वो रिजर्व फॉर क्रोकोडाइल नहीं था, इसमें वो आ गया था, वो मतलब ये लेडी का गलती नहीं था इसमें। खैर, तो एक बात है कि जो बात रहा कि किसका कौन टेरिटरी है, हम लोग नेचुरली हम ज्यादा ग्रो किए हैं। बट अब आते हैं पॉइंट पे। बात ये है, समझाने के लिए बोल रहे हैं कि मच्छर को लेते हैं। मच्छर तो हम तो हमें इंक्रोच नहीं किए, वो हमारे घर में घुस कर काट लेता है, तो नेचुरली हमारा मारने का राइट बन जाता है, किसको मार देते हैं। एक मतलब हम तो वही बात बोल रहे हैं जैसे आप क्वेश्चन पूछे उसी हिसाब से बोल रहे हैं कि इंक्रोचमेंट हमेशा नहीं होता है। अब सबसे जो इंपॉर्टेंट बात है, जो वो तो बात मच्छर वाला समझाने के लिए बोल दी है, बट सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा ये है, अभी 2 दिन पहले हम न्यूज़पेपर प्रभात खबर में पढ़ रहे थे, प्रभात खबर कहीं भी पढ़ रहे थे, कोई लेडी गांव में मतलब हॉस्पिटल में जन्म नहीं दी, वो ना मतलब कहीं जा रही थी और रास्ता में बच्चा को जन्म दे दी, बेहोश हो गई, कुछ कमजोर पड़ गई होगी, स्ट्रे डॉग्स जो है बच्चा को मार दिया।
तो हम जो बात उस दिन बोले थे कि यहां पर अगर गवर्नमेंट डॉग्स को मारती है तो बुरा नहीं करती है, अगर ये मिनास बन जाए तो। एनिमल राइट एक्टिविस्ट क्या करते हैं ना, इसमें आ जाते हैं एनिमल राइट एक्टिविस्ट, बोलते हैं नहीं डॉग को नहीं मार सकते, वो एनिमल का भी राइट है। लेकिन अगर हम एनिमल के राइट को अगर ह्यूमन के राइट से बिल्कुल इस तरह से अगर हम बढ़ा के देखेंगे तो हमारा स्पीसीज, हमारा खुद का स्पीसीज खतरा में पड़ जाएगा, ये मिनास बन जाए स्ट्रे डॉग। अभी 2-3 साल पहले एग्रीको में, एक दिन एग्रीको में और लगातार न 2 घटना हुआ था 2-3 साल पहले, जिसमें कि स्ट्रे डॉग जो था वो बच्चा गली में निकला और गली में जो कुत्ते थे उसको मार दिए। तो अब ऐसे हालत में तो हम लोगों को कंट्रोल करना ही पड़ेगा। गवर्नमेंट अगर बोलती है इनका कलिंग होगा तो ये अपने आप में बुरा पॉलिसी नहीं है। हम उसी को बढ़ाते बात बोल रहे हैं कि यूपी में क्या है, यूपी में आपको पता ही है कि आजकल गायों से रक्षा करने के लिए भी किसान जागता है। तो एनिमल राइट्स, हम फाइनली बात बोल रहे हैं कि एनिमल राइट्स जो होते हैं होने चाहिए, बट वैसे नहीं होने चाहिए कि ह्यूमन राइट जो है, मतलब ह्यूमन का एग्जिस्टेंस जो है, हमारा खेत चर जाए, नीलगाय हमारा खेत चर जाए और हम मतलब उसको कुछ नहीं करे। और बंदर का विनाश तो आप लोगों को पता ही होगा। अभी तो सप्ताह भर पहले हमारा यहाँ घर के सामने में 2 लंगूर वो निकले। खैर खतरा नहीं हुआ बट बिल्कुल घर के सामने से। लेकिन अगर ऐसा विनाश हो जाए तो कलिंग का हमको लगता है आदेश देना चाहिए। हाँ, वही बात बोलेंगे कि ऐसा ना हो कि उनको हम एक्सटिंक्ट कर दें। ये ऐसा नहीं बोलना चाह रहा है कि उनको बिल्कुल मार के खत्म ही कर दिया जाए, लेकिन एक एरिया बट चुका है जहाँ ह्यूमन बीइंग रह रहे हैं, वहां पे अगर कुछ प्रॉब्लम है या वैसे जीव आ जाए जो डेली का डेली बेसिस पे खतरा हो जाए तो नेचुरली कलिंग होना चाहिए। हाँ, आपका कोई दूसरा लॉजिक है क्या? नहीं सर, अभी तो नहीं। अच्छा ठीक है। तो और किसी कुछ पूछना है? हम उस पर वही बात बोल रहे हैं कि मध्यम मार्ग पे ही चल के इस बात सोच सकते हैं, एक्सट्रीम लेवल पे नहीं जा सकते हैं। हाँ तो ठीक है, तो अगर किसी क्वेश्चन तो क्लोज करते हैं हम डेली पेपर। हाँ बोलिए। रिहैबिलिटेशन तो करा ही सकते हैं, जैसे आपके यहाँ जैसे लंगूर आ गया, वर्मिन जैसे हो गया, तो मिनास हो रहा है जैसे, तो उसको तो अंगूर ये वर्मिन नहीं है यहाँ पे, और तेंदुआ भी आ जाता नहीं, है। अगर डिक्लेयर हो जाए, जैसे मेरे घर साइड भी आता है कभी कभी, अच्छा। इसलिए बोल रहे। नहीं तो अच्छा, डिक्लेयर अगर हो जाए ना तो रिहेबिलिटेशन जो है ये कुछ चीजों के लिए पॉसिबल नहीं है। ये जो कुत्ते हैं इनका रिहेबिलिटेशन हम नहीं कर सकते। वो कर ही नहीं सकते। हम इसलिए भी बोल रहे हैं ना कि ये डॉग्स के बारे में हम लोग और कैट्स के बारे में अच्छी तरह से जानते हैं कि इनको अगर अपना घर से आप 20-25 किलोमीटर दूर भी अगर छोड़ देंगे तो ये 1-2 दिन में आपके घर के पास ही मिलेंगे। वो भी उठा के लेके जाएंगे, बस में लेके जाएंगे तो भी। इनका कुछ सेंस ऐसा होता है ना कि इनको पता होता है कि कहाँ से आए हुए हैं। ये कुछ हम देखे भी है इस चीज को। मेरा एक फ्रेंड था, उसकी बहन जब निकलती थी ट्यूशन के लिए ना, तो एक कुत्ता जो था उसका पालतू कुत्ता, वो लड़की के पीछे जाएगा और डेली उसका मतलब वो लड़की एक बार जरूर वापस लौट के उसको भगा के घर आती थी, लेकिन वो फिर वो चल जाता था। और कई बार उसका नजर नहीं पड़ता था, और ट्यूशन जब पढ़ती थी ना, वो ट्यूशन का उसका बेंच के नीचे घुस करके बैठा रहता था। मतलब इस तरह का वो प्रॉब्लम क्रिएट किया था। मतलब उसको पता भी नहीं होता था नीचे बेंच के नीचे बैठा हुआ है। तो वो लड़का जो था ना, उठा करके उसको सिद्धगोड़ा से निकाल करके मानगो ब्रिज पार करके गाड़ी में उठा करके छोड़ गया, और शाम को वो उसका घर में फिर दिखा वो कुत्ता। तो इन लोगों को आप रिहेबिलिटेट नहीं कर सकते। ज्यादा ह्यूमनिस्ट अप्रोच यही है ना इनका, ये कैस्ट्रेशन, नसबंदी, ताकि आगे पॉपुलेशन न बढ़ सके। अगर आप बहुत सोचते हैं कि नहीं मारना ठीक नहीं है तो तब वेट करना पड़ेगा, लेकिन नसबंदी करने के बाद पॉपुलेशन गिरने में टाइम लगेगा, और इमीडिएट अगर खतरा हो तो फिर कुछ मतलब बड़ा मुश्किल है। देखिए, हम लोग एथिकल वे में सोच सकते हैं, नहीं मारना चाहिए, लेकिन जीने के लिए थोड़ा बहुत जरूरी है, नहीं तो हम लोग बर्बाद हो जाएंगे।
जैसे सर गांव में नीलगाय अभी बहुत ज्यादा हो गया हुआ है, हाँ सारा फसल खा जाता है, तो उसको तो सरकार खुद मरवाती है, हाँ, वही वर्मिन भी गोल कर मरवा देती है। देती है। मतलब ठीक है, अच्छा बात है, सोचना ये भी एक इथिकल बात है कि किसी को नहीं मारना चाहिए, और उसको एक्सेप्ट करते हुए भी हम बोल रहे हैं कि बुद्ध का मार्ग ही अच्छा है, मध्यम मार्ग। कहीं ना कहीं आपको अपने आप को बचाने का, जब हमारे बच्चों पे खतरा हो जाएगा, जैसे हम बोले कि बच्चों पे अटैक अगर कुत्ते करने लगे, तो फिर कोई उपाय नहीं है कि हम लोग कुत्तों को खाली कर दें। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि ये हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते कि हमारे बच्चों को मार के और चीरफाड़ कर दे। तो कोई क्वेश्चन नहीं है किसी का? हम डेली पेपर देखते हैं इंस्टीट्यूट ओपनिंग के लिए। अगर मेरा बाय चांस छोटा न्यूज और मिस हो जाए तो हमको बता जरूर दीजिएगा कि नोट मतलब खुलने का है न्यूज। हालांकि हम डेली सुबह मेरा यही काम है कि प्रभात खबर देखना। तो क्लोज करते हैं, फिर हम न्यूज सब भेज देंगे। हाँ, कल पढ़ाई बाकी हो जाएगा। थैंक यू सर। थैंक यू सर।